रुकवा दी पापा। इस दुनिया में दो तरीके के इंसान ही तरक्की कर पाते हैं, परजीवी और पीआर जीवी। परजीवी मतलब पैरासाइट्स जो अपनी फैमिली, पैसे या कॉन्टैक्ट्स के दम पर आगे बढ़ते हैं, और दूसरे होते हैं पीआर जीवी। पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस, यानी किसी एजेंसी के दम पर माहौल सेट करके रखना। ये एजेंसियां ही बताती हैं कि आप कैसे न्यूज़ में आ सकते हैं, आप कैसे न्यूज़ में बने रह सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया पर छाए रह सकते हैं, कैसे बोलना है, क्या पहनना है। ऐसी कई चीज़ें ये पीआर वाले ही तय करते हैं। इस तरह के कई पीआर जीवियों को आपने देखा ही होगा। इस तरह के पोजेस भी दिलवाते हैं ये पीआर वाले। और तो और हमने अभी देखा ही था कि कैसे पूनम पांडे की मौत की झूठी खबर फैलाना भी एक पीआर एजेंसी का आइडिया था, ताकि पूनम पांडे न्यूज में आ सके। लेकिन कई बार पीआर वालों की बात मानना एक्टर्स के लिए भारी भी पड़ गया है। तालियों वाला वीडियो बनाया था वो उनकी बातों में आ गए और हमने कर दिया था, जिसका आज तक पछतावा होता है। उसके बाद ना मैं चेक लेता हूँ, घर जाता हूँ, माँ का कोहली को किंग और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को प्रिंस बनाने का काम भी ये पीआर एजेंसीज ही करती हैं। ये पीआर की ही माया है कि कल तक हम जिनसे अनजान होते हैं, अचानक से कोई नेता, कोई इंसान हमें देवता नजर आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर हम भी भावुक हो जाते हैं। ये पीआर वाले ही तो हैं जो सलाह देते हैं कि माँ से मिलने जाओ तो कैमरा जरूर लेते जाना मोदी जी। लेकिन ऐसे ही किसी माँ से मिलने वाले वीडियो पर किसी ने लिखा था कि मोदी जी अपनी माँ से प्यार करते हैं या फिर पीआर करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ले चल रहा हूं हमारे देश की मीडिया तक को अपने इशारे पर नचाने वाली इन पीआर एजेंसीज की डार्क दुनिया में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनकी। इस अनोखे शख्स को तो शायद आपने भी देखा होगा। इनका नाम है ओरी। इस बंदे को पीआर का जादू और मॉडर्न जनरेशन के बारे में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसका कोई भी पोस्ट क्यों ना उठा लो, आपको बस 3 चीजें मिलनी हैं। इसकी एक जहरीली आंखें, दूसरा इनके दुबले शरीर पर ब्रांडेड कपड़े, और तीसरा इनके कान में ये चाबी वाला हार। खैर, हमारे ओरी भाई पीआर स्टंट्स करने में माहिर हैं। जहां कहीं भी बॉलीवुड के लोग दिखते हैं, ये उस महफिल में पहुंचते हैं, फिर वहां एक्टर्स के साथ चिपक कर फोटो खिंचाते हैं और हीरोइंस को एटम बम जैसे कैप्शन के साथ शेयर करते हैं, और फैंस लाइक कमेंट करने टूट पड़ते हैं। अब सोचो कि अगर इस फोटो से रणवीर सिंह को निकाल दिया जाए तो ओरी को कोई लाइक करेगा? शायद बहुत कम लोग। लेकिन भाई ने पहले एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाई, फिर अब आलम यह है कि एक इंसान जिसमें टैलेंट का टी भी नहीं है, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे खासे एक्टर्स भी लाइन में लगे पड़े हैं। लोग सोचने लगे हैं कि ओरी के साथ एक फोटो मिल जाती तो मजा आ जाता। और ओरी भाई भी अब ऐरे गहरे लोगों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं। अभी किसी इन्फ्लुएंसर ने फोटो खिंचाने की कोशिश की थी ओरी के साथ, तो ओरी के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें धक्का दे दिया था। So very sweetly I said hi. He said hi. I said I love the way you are. He said thank you. उसका मैनेजर आया एंड अपने हाथों से उसने सब मना करा, डू नॉट क्लिक पिक्चर्स। इसके बाद ओरी की तरफ से भी रिप्लाई आया और इंस्टा पर कलेश भी हो गया था। और ऐसा नहीं है कि ओरी भाई जानते नहीं है कि पब्लिक उन्हें गाली देती है या बुरा भला कहती है और नापसंद करती है। जी नहीं, ओरी भाई सब जानते हैं और इसीलिए तो ऐसा करते हैं। ये एक पूरी सोची समझी पीआर स्ट्रेटजी है जिसे हम नेगेटिव पब्लिसिटी गेन के नाम से जानते हैं। अरे भाई, 2-4 लोग अगर गाली बक रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं तो क्या हुआ? पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है, और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ नए नए ब्रांड वाले प्रमोशन के ऑफर भी दे रहे हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जिन्हें अपने हेटर्स भी पसंद है, क्योंकि ये उनकी ही बदौलत सुर्खियों में रहते हैं। और हमारी दुनिया में, बातचीत में, टाइमलाइन में अब ओरी ने जगह बना ली है जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। ओरी ना भी होता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन ये पीआर वाले जो ना करा दे। इसी तरह से जो हम लोग फैन अकाउंट्स देखते हैं, ट्रेलर रिलीज होने के बाद उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं, और रियलिटी टीवी शोज पर जो झगड़े देखते हैं, इवन क्रिकेट में माइक स्टंप्स में कई बार जो बातें बोली जाती हैं, वो भी पीआर स्ट्रेटजी हो सकती हैं। और इन्हीं स्ट्रेटजीज से सीखने के बाद फेम पाने के लिए कुछ लोग छपरी हरकतें भी करने लग जाते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। बदमाशी कुछ नहीं है, पहले अपनी औकात देखो, अपना भी हो तो देखो। तुम्हारे बस की बदमाशी है तो करो, दूसरों के दम पे मत करो। भाई हमारा घुस गया दूसरे, जो डॉन था हमारा ये सोशल मीडिया का, ये घुस गया दूसरे गाँव में जाके, और वहां जाके हमें लोकेशन दे रहा कि मैं इस गाँव में खड़ा हूँ, लोकेशन ढूंढो और आ जाओ। आप झगड़ा ना करें, फिर भी अगर कोई कसक बाकी रह जाती है तो हम लोग तो बैठे ही हैं आपकी सेवा में। मोस्ट वेलकम, झगड़ा कीजिए, आइए। लेकिन इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पीआर की दुनिया लोगों को या फिर ब्रांड्स को फेमस तो करती है, जिससे लोग अपनी दुकान जमा लेते हैं। लेकिन जब यही पीआर और एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग हमारे देश की पॉलिटिक्स में घुस जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि राजनीति से हमारे देश के लोगों को
फर्क पड़ता है, लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं। आपने ये ऐड भी देखा होगा। वॉर रुकवा दी पापा। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने सवाल किया कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाने का दावा करने वाले मोदी जी अपने ही देश के मणिपुर में वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। लेकिन ये सवाल गोदी मीडिया से गायब मिलेगा, क्योंकि मीडिया पर भी मोदी जी का पेट पीआर ही चल रहा है। ये कितने महीन तरीके से काम करता है, इसे समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अरुण पुरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में अमित शाह को बुलाया, अमित शाह के साथ राहुल कंवल को बिठाया और राहुल कंवल ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के सवाल को इस तरह से पूछा जैसे अमित शाह से कह रहे हो कि आप कर लीजिए पीआर हमारे टीवी से। अमित शाह बार बार कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से काला धन खत्म कर रही थी सरकार, लेकिन राहुल कंवल नहीं पूछते हैं कि कैसे, क्या चंदा खा खा कर काला धन खत्म कर रही थी बीजेपी सरकार? मतलब सबने खाए पैसे तो इन्होंने भी खाए। अब इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि चचा, आप में कांग्रेस पार्टी में या फिर टीएमसी में या फिर किसी दूसरी चंदा चोरी करने वाली पार्टी में फिर फर्क क्या रह गया? आप तो बड़ी साफ सुथरी करप्शन फ्री सरकार की बात करते हैं और पीछे से चंदा दो धंधा लो खेल रहे थे। यही नहीं, फिर कहते हैं कि पहले देश के लोगों को पता नहीं चलता था कि चंदा कौन दे रहा है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने पर पता चला है हमारे राज्य में। जी नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गुप्त रखा था आपकी सरकार ने, चुपके से मलाई काट रहे थे। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से देश के सामने सच्चाई आ सकी, नहीं तो शायद आम जनता को कभी पता ही नहीं चलता कि कैसे सरकार उगाही करती है। इस पूरे इंटरव्यू में ढंग के सवाल राहुल कंवल नहीं पूछते हैं, नहीं टोकते हैं। यही है तरीका सटल तरीके से पीआर कराने का अपने चैनल के द्वारा। लोगों को स्टेज दो, जो वो चाहते हैं वो बोले, आप टोको ना, करेक्ट ना करो और जनता को लगे कि सब कुछ चंगा चल रहा है। ऐसे पत्रकार, ऐसे मीडिया वाले ही लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, आम जनता के सवालों को कमजोर करते हैं। इसी कॉन्क्लेव में मोदी जी भी शामिल हुए थे, सुनिए वो क्या कहते हैं। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। ये सच है कि आज भारत में स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं, पर मोदी जी ये बताना भूल गए कि 80% स्टार्टअप 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। खैर, फिर वो बताते हैं कि आम आदमी से पहले टैक्स वसूला जाता था। 2014 में 2 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता था। 2 लाख इनकम पर इनकम टैक्स था। आज 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। ऐसी बात बोलने से पहले मोदी जी ने सोचा होगा, इनको क्या ही पता है। क्योंकि हकीकत यह है कि 2014 तक 2.5 लाख कमाने तक आपसे टैक्स नहीं लिया जाता था। आगे मोदी जी गिनाते हैं कैसे उनकी सरकार ने ईज ऑफ लिविंग पर काम किया है। पहले की सरकारों के समय जो पावरफुल थे, जो सक्षम थे, वो सुविधाओं के सबसे पहले हकदार बन गए थे। जरूरत पड़ी तो सिफारिश, जरूरत पड़ी तो रिश्वत, कुछ भी करके सुविधाएं हासिल करते ले वो ले लेते थे। चौकी मत, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी अपनी ही सरकार की बात कर रहे थे तो आप बिल्कुल ही सही हैं। खैर, मोदी जी बताते हैं कि 10 साल पहले पासपोर्ट बनाने के लिए 50 दिन लग जाते थे और 50 चक्कर लगाने पड़ते थे, पर उनकी सरकार आने के बाद ये काम हफ्ता भर में हो जाता है और पासपोर्ट घर तक डिलीवर हो जाता है। इस तरह ईज ऑफ लिविंग हुई है। पर मोदी जी भूल गए कि पासपोर्ट आदमी हर रोज नहीं बनाता है। हर रोज उसे जिसकी जरूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, दाल चावल, सब्जी और पेट्रोल, सीएनजी और बिजली का इस्तेमाल, और उसके दाम लगातार 10 साल से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पर मोदी जी इस इशू को साइडलाइन कर देते हैं और किसी में दम भी नहीं वहां पर कि उनसे ये सवाल पूछे। खैर, उनकी भी क्या गलती, अगर सवाल पूछेंगे तो ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, एड्स रुक जाएंगे, इसलिए नहीं पूछते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोदी जी और बीजेपी वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा।
देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। अब तक हम सभी देख चुके हैं कि बीजेपी जब खुद कहीं फंसती है तो एक जुमला उठाती है और उस झूठ को मास लेवल पर फैलाया जाता है, और हमारे यहाँ के लोग इतने इनोसेंट हैं कि इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। कह सकते हैं कि ये मोदी जी की लोकप्रियता है जो बिना शक करे उन पर लोग विश्वास करते हैं। पर आज मैं कुछ कड़वी बातें आपको याद दिलाने वाला हूं, जिनको समझने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों लोग मोदी जी के प्रोपेगेंडा का हर बार शिकार हो जाते हैं और क्यों वो आगे भी इस तरह शिकार होकर मैनिपुलेट किए जाते रहेंगे। साथ में ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बीजेपी का आईटी सेल लगा हुआ है पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने में, और जब आप एक बार इन सब चीजों को समझ लेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। कैसे गांव की प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक लोग बन सकते हैं अगर पीआर बढ़िया आता हो उनको, तो तभी तो वो शख्स जिसे 15 साल पहले तक गुजरात में हुए दंगों का विलेन बताया जाता था, अच्छे पीआर स्टंट्स की वजह से ही 2014 इलेक्शन आते आते वो देश का मसीहा बन गया। और आज तो हाल ये है कि मोदी जी ही भगवान है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमने 2014 में सुना था नारा आपकी बार मोदी सरकार। क्या आप जानते हैं कि ये लाइन किसने दी थी? ये लाइन देने वाले थे एड गुरु पीयूष पांडे, जो बहुत फेमस हुई थी। बाद में अजय सिंह जैसे कई लोगों ने इस लाइन का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की थी, जिस पर सफाई दी थी पीयूष पांडे ने। इसके अलावा हम सब ने एक गाना सुना था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसे लिखने वाले थे प्रसून जोशी। फिर पिछली बार 2019 के चुनाव में ट्विटर पर भक्तों ने मैं भी चौकीदार लगाया था। इस बार मोदी का परिवार लगाया हुआ है। ये सब पीआर एजेंसीज करवाती हैं, एड गुरुज कराते हैं। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से लोगों के दिमाग से, साइकोलॉजी से उनकी खेला जाता है। लेकिन समस्या तो तब होती है जब इसी पीआर के लिए देश की भोली भाली जनता को लुभाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। एक एक करके समझते हैं कैसे आम जनता के दिमाग से बीजेपी ने खेला है। ये भी देखेंगे कि ये कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और क्यों इन ट्रिक्स को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है अगर आप खुद को किसी भी टाइप के प्रोपेगेंडा से बचाना चाहते हैं तो। इसलिए बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस, या आसान भाषा में कहें तो लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सबको तय करने वाली फील्ड ही पब्लिक रिलेशंस कही जाती है। चाहे कंपनी हो या फिर सरकार, दोनों के पास अपनी अपनी पीआर टीम होती है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के पास भी अपनी पीआर टीम मौजूद होती है जिनका काम होता है उनके फैन से कम्युनिकेट करने का। लेकिन पीआर का पर्पस सिर्फ कम्युनिकेट करने तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पब्लिसिटी को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है और किया ही जाता है। जैसा हमने पूनम पांडे के केस में देखा था, जिसमें पहले वो इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मौत का ऐलान करवाती हैं, फिर जब इसको लेकर इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है तो उसके एक दिन बाद यानी 4 फरवरी को पता चलता है कि वो मरी नहीं है। बाद में वो सबको समझाती हैं कि उन्होंने ये सब सर्वाइकल कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था। उस वीडियो में वो एक ब्रांड को प्रमोट भी करती हैं, यानी दुनिया भर में हलचल भी कर दी और पैसा भी बना लिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं होती है। पीआर की दुनिया में हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। आगे वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों नहीं होती है। फिलहाल के लिए हम लोग वापस से पीआर पर आते हैं। गुड पब्लिसिटी बैड नहीं होती है, जैसा मैंने कहा, पर गुड पब्लिसिटी इतनी ज्यादा काम की नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक को चाहिए कुछ स्पाइसी, कुछ नया, कुछ अतरंगी। और हमारे इसी टेस्ट को फुलफिल करने के लिए पीआर मैनेजमेंट वाले नए नए मूव्स, ये बोले तो स्टंट्स करते हैं। पीआर के जरिए लोगों को मैनिपुलेट भी बहुत इजीली किया जा सकता है और ये टेक्निक बहुत पुरानी है। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने आज से 2500 साल पहले ये बताया था कि किसी को भी अपनी बात में किस तरह लाया जा सकता है। उनके हिसाब से लोगोस, इथोस और पैथोस का इस्तेमाल करके ही आप किसी को भी अपनी बातों में ला सकते हो। लोगोस यानी कि लॉजिक। एग्जाम्पल के लिए 10/2 का आंसर होता है 5, लेकिन इस 5 वाले आंसर को हम कितने तरीके से लोगों को प्रूव कर सकते हैं घुमा घुमा करके। एक ही बात हम कहें लेकिन उनको अलग अलग तरीके से कहें। जैसे कि हम कह दें कि अगर 10 रिंग्स हैं तो उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर हिस्से में 5 रिंग्स जाएंगी, जबकि ये वही है 10/2 इथोस यानी कि अथॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आंकड़ों को हम अगर ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने वर्ल्ड बैंक के डेटा को अगर कोट कर दिया किसी एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए, तो जो भी इस बात को सुनेगा वो सब इस पर यकीन करेंगे। पैथोस यानी कि इमोशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है जब कोई आपके इमोशंस को टारगेट करके आपको इन्फ्लुएंस कर दे।
क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी कई बार भावुक क्यों हो जाते हैं? एक इंसान का भावुक होना तो नॉर्मल है, लेकिन एक नेता जब भावुक हो जाए तो शक होता है। इमोशन से इस तरह खेलने का काम एक और शख्स बहुत अच्छे तरीके से करता था, जिसका नाम है हिटलर। हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक चैप्टर प्रोपेगेंडा से रिलेटेड लिखा था। उसमें हिटलर ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ कड़वी बातें हम सबके सामने रखता है। हिटलर एक्सप्लेन करता है कि मासेस, जिसको हम अंधभक्त कह सकते हैं, उनके लॉजिकली सोचने की क्षमता 0 के आसपास होती है। उनकी नॉलेज टूटी फूटी होती है और हर इशू को लेकर और बातों को कंसीडर करके राय बनाने जैसा एटीट्यूड उनमें होता ही नहीं, बल्कि उसे जो कहानी सुना दी जाती है उसका उस पर विश्वास हो जाता है और उनके लिए सब कुछ एक साइड ऑफ रियलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा हम सब जानते हैं कि चोरी करना पाप है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि चोरी कौन करता है, चाहे बच्चा करे, बूढ़ा करे, चाहे कोई नेता करे, पुलिस करे, चोरी चोरी होती है और चोरी करना पाप और दंडनीय होता है। पर क्या इससे ये साबित हो जाता है कि चोरी अपने आप में एक गुनाह है? आप इस बात को सोच कर देखिए। हो सकता है कि आप कहो कि हाँ, चोरी करना अपने आप में ही एक गुनाह है, लेकिन दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं अब आपके इस भ्रम को तोड़ने वाला हूँ। मान लीजिए एक कोई गरीब महिला है, 2 दिन से उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला है, पर उसे अपनी चिंता नहीं है क्योंकि उसका एक 2 साल का बेटा भी है, उसने भी पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ऐसे में वो महिला जब एक कैंटीन के बाहर जा रही होती है तो वहाँ पर उसे ब्रेड रखी नजर आती है। वो फौरन जाकर उसे चुरा लेती है और वहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। बाद में वो ब्रेड अपने बेटे को खिला देती है। अब आप मुझे ये बताइए कि उसने जो ये चोरी की, क्या ये गलत है? क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी और बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था? यहाँ पर एक बात क्लियर रहनी चाहिए कि उस औरत का धर्म चोरी करना नहीं है, बल्कि उसने मजबूरी में आकर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो ब्रेड का पैकेट उठाया है। वो एक तरह की चोरी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि ऊपर वाला भी उसको चोरी करने के इल्जाम में अपने दरबार में सजा देगा? क्योंकि चोरी करना तो उसने गलत ठहरा दिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेरी तो यही सोच है कि इस हालत में उस औरत को सजा देना बिल्कुल गलत होगा। उसने चोरी की क्योंकि उसका बेटा भूखा था। अगर वो चोरी नहीं करती और दर दर भटकती रहती तो शायद उसको पैसे नहीं मिलते और जिसका नतीजा ये भी हो सकता था कि उसका बेटा मर जाता, पर चुराने की वजह से वो बच जाता है। तो इस केस में चोरी करना शायद गलत नहीं माना जाएगा। यानी हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। गलत काम के पीछे भी सही इंटेंशन अगर हम किसी को एक्सप्लेन कर दें तो गलत काम भी सही लगने लगता है। यही काम मोदी सरकार भी देश की जनता के साथ कर रही है कि हर अपने गलत मूव को भी मास्टर स्ट्रोक बता देती है। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या ज्यादातर लोग इसी तरीके से सोच पाते हैं? या सोचना तो छोड़ दीजिए, क्या वो इतनी गहराई में जाकर चीजों को समझना भी चाहते हैं? क्या उनके अंदर ये चाहत भी है? नहीं। भक्तों को तो जो भी बता दिया जाता है उसे एब्सोल्यूट ट्रुथ मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर आया है तो सही ही आया होगा, और वो ज्यादा सोच विचार भी नहीं करते हैं। यही बात हिटलर को भी अच्छे से मालूम थी, इसीलिए उसने कहा था कि प्रोपेगेंडा हमेशा वन साइडेड रियलिटी को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। 1920 से लेकर 1923 के दौरान हिटलर की जितनी भी स्पीचेस हैं उन सभी में ये कॉमन थीम है कि हिटलर हमेशा वन साइड रियलिटी को बताता था। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार हो या फिर ट्रीटी ऑफ वर्साय के जरिए जर्मन्स के साथ स्कैम करना हो, उसने सब कुछ हकीकत के एक पहलू को दिखाने के तरीके अपने भाषणों में प्रेजेंट किए। इसका एक खास असर ये हुआ कि जो लोग हिटलर की बातों को सुनते थे सब पर विश्वास करते थे, क्योंकि वो उनके बिलीफ को, उनके कंफर्मेशन बायस को ही मजबूत करता था। हमने भी अपने यहाँ जुमला सुना ही है कि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। खैर, द मेन पॉइंट इज कि अगर प्रोपेगेंडा को इफेक्टिव बनाना है तो उसे हमेशा वन साइड ऑफ रियलिटी को प्रमोट करने वाला बनाना होगा, और इस बात को मोदी जी और बीजेपी IT सेल वाले बहुत ही गहराई से समझते हैं। इसीलिए तो वो मोदी जी को हमेशा एक महामानव की तरह पेश करते हैं, एक महामानव जिससे गलती हो ही नहीं सकती है। अरे गलती तो इंसान से होती है, मोदी जी इंसान थोड़ी है, वो तो भगवान का रूप है। भला भगवान से कैसे गलती हो सकती है? इसलिए मोदी जी से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने को ही मैं ब्लैक मैजिक PR स्ट्रेटजी के नाम से रिफर करता हूँ। यानी PR मैनेजमेंट में बैठे लोग इस तरह का काला जादू करते हैं कि जनता कभी डाउट ही नहीं करेगी कि मोदी की पॉलिसीज गलत हो सकती हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं उनका गलत असर भारत पर पड़ सकता है, या वो जो भी नई पॉलिसी या कानून लाते हैं उसमें फ्लॉज हो ही नहीं सकते हैं। न केवल वो जो नई पॉलिसी या कानून लाते हैं वो ही फ्री ऑफ फ्लॉ है, बल्कि वो तो एक रेवोल्यूशन है। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों,
2014 से पहले मोदी जी की इमेज इतनी साफ नहीं थी, उनकी इमेज इतनी खराब थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने 2002 दंगों के बाद मोदी जी को अपने देश में आने से, वीजा देने से इनकार कर दिया था। न केवल इनकार बल्कि बैन कर दिया था। खैर, जैसे जैसे मोदी जी ने सरकारी कुर्सी पर बैठकर अनुभव हासिल किया, उन्हें यह समझ आना शुरू हो गया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। राजनीति में ये एक बहुत ही अहम चीज होती है। और जब उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई, उसके बाद उन्होंने ही मोदी जी की इमेज को साफ करने में बहुत सहयोग किया था। यूपीए के दूसरे टर्म के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर बहुत सारे स्कैम्स के आरोप लगे थे। महंगाई दर डबल डिजिट में हुआ करती थी, इसलिए लोगों में एक आक्रोश वाली भावना बनी हुई थी और इन सारी अपॉर्चुनिटीज का 2014 इलेक्शन के समय मोदी जी ने खूब फायदा उठाया था। उनकी कोई भी स्पीच आप 2014 से पहले उठाकर देख लो, सभी बहुत ही प्रभावशाली और परसुएसिव हुआ करती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि अब हमें कोई नेता मिल चुका है जो वाकई हमारे हित की बात कर रहा है। उनकी ये इमेज बनाने के लिए हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। इनफैक्ट मोदी जी यूट्यूब पर 15 साल पहले से ही लग गए थे। बाकी उस समय मैगजीन्स में भी मोदी जी थे और अखबारों में भी उनकी चर्चा थी। पर मोदी जी को विपक्ष वाले कम्युनल और अथॉरिटेरियन पहले से ही बताते आ रहे थे और उनकी एडवर्टीजमेंट टीम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो मोदी जी की इमेज से इस दाग को कैसे गायब करेंगे। और फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी, इसे समझना जरूरी है क्योंकि बहुत बार हम सब ने ऐसे सवाल उठाए हैं कि क्यों मोदी जी गंभीर मसलों पर अपनी कोई राय प्रकट करते ही नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी है। दोस्तों, हर ब्रांड के ऊपर कुछ ना कुछ दाग हमेशा लगते हैं और जो आदमी या फिर ब्रांड अपने ऊपर लगे दाग के बारे में लोगों को हर समय जस्टिफिकेशन देता रहता है, उसका वो जस्टिफिकेशन कभी नहीं सुना जाता, बल्कि उसके जस्टिफिकेशन देने से मार्केट में वो इशू और ज्यादा आग पकड़ लेता है और इससे ज्यादा फायदा एनिमी साइड को ही होता है। इसलिए बजाय जस्टिफिकेशन देने से बेहतर है अपनी उस गलती के बारे में बात ही ना करो। यही समझकर जो लोग मोदी को एडवर्टाइज कर रहे थे, उन्होंने इन सवालों पर जवाब देना ही बंद कर दिया था कि क्या 2002 दंगों में मोदी जी का हाथ था, बल्कि इस विषय से पूरा ध्यान हटाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर ही सारे बीजेपी वाले बढ़ चढ़कर लग गए। जब भी कोई 2002 से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता तो वो फोकस ही बदल देते थे और कांग्रेस को टारगेट करने लगते थे, और जैसा वो आज भी करते हैं। जैसे अमित शाह, मोदी और बीजेपी के लगभग सभी लोग आए दिन कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर बदनाम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके वहां परिवारवाद है और उन्हें इसे सख्त बदलने की जरूरत है। लेकिन क्या बीजेपी परिवारवाद से मुक्त है? जी नहीं, बीजेपी भी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। पीयूष गोयल का बेटा, वो भी बीजेपी का ही मेंबर है और उसके भाषण को कॉलेज के स्टूडेंट्स को जबरदस्ती सुनाया जाता है। करंट बीसीसीआई सेक्रेटरी अमित शाह के लाडले हैं, जिनसे अच्छी इंग्लिश तो क्लास 6 का बच्चा भी बोल लेगा। इसी तरह राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी यूपी में नेता हैं। अब दूसरे करें तो परिवारवाद, बीजेपी वाले करें तो मोदी का परिवार। खैर, हम वापस लौटते हैं अपने आइडिया पर कि कैसे बीजेपी ब्लैक मैजिक पीआर करके लोगों को बेवकूफ बनाती है। देखिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट करने वाले वो लोग जिन्होंने मोदी को एक ब्रांड बनाया, उनको सिर्फ अपने पैसे मिलने से मतलब था। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि मोदी जी जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा करेंगे या नहीं। उनका काम था मोदी के आइडियाज को सेल करना और उन्होंने उसे सक्सेसफुली किया। और राजनीति में तो हमेशा से ये चलता आया है कि वो आदमी जो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है, लोग हमेशा उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। भले राजनीति में होप को सेल करना एक मुश्किल काम है, पर फॉल्स होप को बेचना बहुत आसान है क्योंकि उसकी बहुत डिमांड है। आज हम सब जानते हैं कि 2014 में जीतने के बाद मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, उनमें से वो आधे भी पूरे नहीं किए गए। जैसे कि पहला झूठ था कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री जी इस जुमले का जिक्र 2017 से लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2024 में हालात ऐसे हो चुके हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज तो छोड़िए, ट्रेन का टिकट खरीदने से पहले भी 2 बार सोचता है। पीएम मोदी ने उड़ान स्कीम के तहत सस्ते दर पर फ्लाइट्स की टिकट होने का दावा किया था, लेकिन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक की एक स्टडी में पाया गया कि 2019 की तुलना में 2023 के दौरान भारत में हवाई किराया 41% से ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली से अगर वाराणसी के लिए 1 महीने पहले फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं तो इसका किराया तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब आएगा, जबकि ये दूरी महज 900 किलोमीटर से भी कम है। अगर यही दूरी मोदी सरकार की चौतरफा प्रचारित ट्रेन वंदे भारत ट्रेन से तय करते हैं तो आपको चेयर कार यानी सिर्फ बैठकर जाने के लिए 1809 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास यानी कि फर्जी अमीर बनने के लिए 3359 रुपये अदा करने होंगे।
ख्याल रहे कि ये किराया बिना तत्काल वाला है। तत्काल के तहत टिकट अगर आप कराते हैं तो ये किराया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि उनके नेतृत्व में काम करने वाली इस सरकार ने ऐसे आर्थिक हालात किस कदर बना लिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में लोग बस के टिकट खरीदने को मोहताज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का उड़ान भरने का वादा क्यों झूठा साबित हो रहा है, इसकी 3 बुनियादी वजहें हैं। नंबर 1, फ्यूल महंगा होने से किराए में बढ़ोतरी हुई है। फ्लेक्सी फेयर के नाम पर लूट की छूट। और तीसरा है प्रति व्यक्ति की आय में लगातार गिरावट। इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं कि आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से लेता है, लेकिन भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले बुरी तरह हिला हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो किराया बढ़ जाता है, लेकिन नीचे होती हैं तो कोई फायदा नहीं मिलता है। अब तो सब समझ गए ही हैं कि कीमतें कम होती हैं चुनाव के समय। अभी चुनाव आने वाले हैं तो कीमतें कम हो गई हैं। आप में से कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि जब तेल की कीमतें घटती हैं तो सरकार क्या करे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर इसमें मोदी जी या उनके सरकार का क्या कसूर है। तो जनाब, इन्हीं बातों के लिए तो सरकार काम करती है। दूसरी वजह है फ्लेक्सी फेयर के नाम पर लूट की छूट। अगर यहाँ से किराया थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए तो फ्लेक्सी की मार जनता को राहत नहीं लेने देती। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आएगी, हवाई टिकट हो या ट्रेन का टिकट, मिशन चंद्रयान की तरह कीमतें उड़ान भरने लगेंगी। देश के भीतर ही फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास का टिकट 15 से 20 हजार रुपए में बिकने लगता है, जबकि यही टिकट 2 महीने पहले 7 से 8 हजार रुपए का होता है। ताज्जुब न करें, अगर होली या दिवाली का त्यौहार है तो ये 25 हजार के पार भी जा सकता है। और तीसरी वजह कुछ ज्यादा ही गंभीर है, प्रति व्यक्ति की आय में कमी। क्योंकि तमाम एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं, और मोदी सरकार इन आंकड़ों को लेकर इतना झूठ बोलती है जिसकी इंतहा नहीं है। पहले अमित शाह कहते थे कि पीएम मोदी ने 60 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। फिर नीति आयोग वाली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और कहते हैं कि 24 करोड़ लोगों को निकाला है, और अब भारत में केवल 10% पॉपुलेशन पॉवर्टी में है। और ये यहाँ भी झूठ बोलने से नहीं रुकते, क्योंकि कुछ दिन बाद नीति आयोग के CEO कहते हैं कि देश में 5% से कम पॉपुलेशन ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। ये कुछ नहीं, वही पुराना दावा है सरकार का, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खैर, पॉवर्टी के बारे में हकीकत क्या है ये तो अलग टॉपिक है, पर खुद मोदी सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन वितरित करने का दावा करती है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश की 80 करोड़ आबादी राशन की कतारों में 5 किलो गेहूं चावल के लिए लगी हो, क्या वो वाकई हवाई जहाज में बैठने के लिए लाइन लगा सकती है। दूसरा झूठ, देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। हम सबने सुना है 2013-14 के समय एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फार्मर इन इंडिया थी 8,025 रुपए के करीब। बीजेपी ने वादा किया था 2022 तक हर किसान की प्रति माह इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके होगी 22,610 रुपए पर महीना। एनएसओ का लेटेस्ट सर्वे ये कहता है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम सिर्फ 10,218 पर मंथ है। कमाल है। अगर एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के वेतन में इतना सालाना इंक्रीमेंट होता तो वो मुंह बना लेता है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी इससे ज्यादा बढ़ाकर मिल जाता है, लेकिन 2 गुने लाभ के ख्वाब की असली कीमत 2,000 रुपए ही मिली। जनाब, इस दौरान ये भी देखिए कि खाने पीने से लेकर तमाम वस्तुओं की कीमतें किस कदर बढ़ी हैं। अगर इसको किसानों की आय से फिक्स करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी भी नहीं बल्कि रसातल में चली जाएगी। किसानों से दगा, कॉर्पोरेट से वफा। भारत सरकार के मुताबिक 65 करोड़ देशवासी कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 45 से 50% लोग आज भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और यही किसानों की आबादी देश के 1.3 अरब लोगों के लिए भोजन मुहैया कराती है। वहीं 2017 तक आंकड़ों के मुताबिक देश की तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी है। अभी हाल ही में हुए दिल्ली कूच के दौरान किसानों की यही मांग थी कि उनके ऊपर जो कर्ज है उसे माफ किया जाए। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि किन किसानों का किस तरह से लोन माफ किया जा सकता है। खैर, सरकार इन किसानों का लोन तब माफ करेगी जब वो इन्हें किसान मानेगी। गोदी मीडिया की नज़र में तो लोग वैसे भी इंटरनेशनल हैं, तो अब लोन माफी जैसी क्रिया को तो भूल ही जाइए। लेकिन अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो उनके 14 लाख करोड़ के लोन सरकारी बैंकों ने माफ किए हैं। ये है मोदी सरकार की असली सच्चाई। तीसरा झूठ, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था। हैरानी वाली बात ये नहीं है कि उन्होंने अपना ये जुमला कभी पूरा नहीं किया, बल्कि हैरानी वाली बात तो ये है कि गोदी मीडिया और मोदी जी लगे रहते हैं ऐसा साबित करने में कि उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया है। पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए। रोजगार पैदा ना होने का प्रचार बंद होना चाहिए। हमारे आंकड़े नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने निकाले हुए आंकड़े हैं। EPF ये
परफेक्ट पैरामीटर होता है जिसमें जिसको रोजगार मिलता है उसका नाम होता है, उसका आधार नंबर होता है, उसके खाते में पैसे जमा होते हैं, वो ईपीएफ होता है। एक साल में 18 से 25 साल के नए नौजवानों का ईपीएफ 17 लाख जुड़ा है, 7 मिलियन। इससे पहले मोदी जी कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां बनाई हैं, फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने 17 लाख नौकरियां बनाई हैं, और फिर अगले ही पल उसे बदलकर 70 लाख कर देते हैं और सामने बैठे पत्रकार खामोशी से इसे सुनते रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बेरोजगारी दर 8.1% हो गया है। ध्यान रहे, ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि अगर हम डिटेल में जाकर समझें तो समझ आता है कि आज 23% से भी ज्यादा हमारे यहाँ के जवान लोग बेरोजगार हैं। नए ग्रेजुएट्स के लिए जॉब पाना तो जंग जीतने जैसा बनता जा रहा है, और आज हकीकत तो ये है कि ज्यादातर लोग गिग वर्क कर रहे हैं। अभी तक हम बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर पाए हैं। अभी तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं का हल निकालना बचा हुआ है, पर भारत सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। ना ही अमित शाह इतने एक्साइटेड दिखते हैं इस गहरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। मैंने अपने एक वीडियो में ये समझाया था कि जो लोग बेरोजगार हैं वो क्या कर रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। खैर, चुनाव से पहले मोटा भाई CAA ले आए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं शेयर किया है जिसके आधार पर वो बताएं कि किस तरीके से इस जॉब क्राइसिस को डील करने वाले हैं वो। और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई जॉब क्राइसिस है ही नहीं, बल्कि सब चंगा से चल रहा है। चौथा झूठ, साल 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय को घर देने का बड़ा ऐलान किया था। उनकी ये घोषणा ठीक उसी तरह से है जैसे आज की तारीख में उन्होंने तीसरी बार सत्ता में आने पर 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की है। 2018 में प्रधानमंत्री ने शहरी आवास योजना के कार्यक्रम में कहा था कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास उसका अपना आशियाना होगा। बाद में इसकी डेडलाइन 2024 हो गई। आइए देखते हैं कितनों को मिला है घर। आंकड़ों की माने तो PM आवास योजना के तहत 2024 तक 2.5 करोड़ घर बनाए गए हैं, जबकि इसका लक्ष्य 2.95 करोड़ का था। हो सकता है कि आप कहो कि यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है अपने वादे को पूरे करने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत केसेस हैं जहां बेनिफिशियरी को 1 लाख रुपए दे दिए गए। अब आप मुझे बताओ, 1 लाख रुपए में क्या पक्का घर बनाना पॉसिबल है? नहीं है। पर जिन्हें पैसे दिए गए हैं, कैलकुलेशन करते वक्त ये जोड़ा गया है कि उन्हें भी पक्का मकान मिल गया है। पांचवा झूठ, हर गांव में बिजली। मोदी जी ने वादा किया था कि हर घर बिजली पहुंचेगी। सत्ता में आने के 4 साल बाद वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं। इसमें वो भारत के लोगों को बता रहे हैं कि आज का दिन बड़ा हिस्टोरिक है, क्योंकि आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब हर गांव में बिजली पहुंच गई है। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हुआ? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि सच तो यह है कि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे तो छोड़िए, कुछ देर के लिए भी बिजली नहीं आती है। थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। हो सकता है कि आपको विश्वास न हो, लेकिन ऐसा है। जब मोदी जी को इसकी खबर हुई तो उन्होंने PR करके कहलवा दिया कि जनाब, गांव इलेक्ट्रीफाइड करने का हमारा मतलब था, 10% हाउसेज में बिजली पहुंचाना। ये मतलब थोड़ी था कि सारे गांव में बिजली आएगी लगातार। छठा झूठ था, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म। साल 2016 में नोटबंदी पर अपनी बात रखते हुए PM ने कहा था, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। आज नोटबंदी की विफलता पर बड़े बड़े रिसर्च नोट सामने आ चुके हैं। RBI ने नोटबंदी के कुछ ही वक्त बताया था कि 500 और 1000 के 99% नोट बैंकों को मिल चुके हैं, पर तब तक इसका भारत के विकास दर पर गलत असर पड़ चुका था। कई मध्य और कुटीर उद्योग ठप हो गए, लेकिन इस असफलता के लिए PM मोदी किसी चौराहे पर नहीं दिखाई दिए। उन्होंने नोटबंदी को लेकर मन की बात की तो, लेकिन इससे जुड़े लोगों के सवालों का काफी जवाब नहीं दिया। इसमें काले धन को खत्म करने और आतंकवाद पर रोक लगाने जैसे तर्क दिए गए थे। मोदी सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से आतंकियों की कमर टूट जाएगी और आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन अगर नोटबंदी के बाद के 6 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो आतंकवाद में कमी नहीं देखी गई। जम्मू कश्मीर में 2018 से लेकर 2022 तक
750 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई। इस दौरान 174 आम नागरिक मारे गए और ऐसा मैं नहीं, होम मिनिस्ट्री का डेटा खुद कह रहा है। खैर, अब हम आपको फेक करेंसी के ऊपर भी एक आंकड़ा दे रहे हैं। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023-24 के दौरान जाली नोटों की संख्या में 2022-23 की तुलना में 14% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जाली नोट 500 रुपए वाले हैं। 2021-22 में 2000 रुपए के जाली नोटों की संख्या 2020-21 के मुकाबले 50% बढ़े थे। 2023 आते आते नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया। 2000 के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए। अब सवाल उठता है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो फिर ये नौबत क्यों आई? जो पत्रकार नोटबंदी का महिमा मनन कर रहे थे, माइक्रोचिप के जरिए ब्लैक मनी का पता लगा रहे थे, वो इस फेलियर पर खामोश क्यों हैं? हालांकि जब देश के प्रधानमंत्री इस असफलता पर कुछ नहीं बोलते तो बाकियों से क्या ही उम्मीद की जाए। अरे नोटबंदी को तो छोड़ दीजिए, भारत की मुद्रा पिछले 10 सालों से लगातार गिरती जा रही है। सत्ता में आने से पहले मोदी जी यूपीए पर लतीफे कसते थे कि भारतीय मुद्रा की वैल्यू गिरने का रीजन कांग्रेस में मौजूद भ्रष्टाचार है। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। पर सत्ता में 10 साल रहने के बाद भी मोदी सरकार इस गिरते रुपए को संभाल नहीं पाई है। लेकिन अब वो इस गिरते रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने तो एक नया बहाना खोज लिया कि जी हाँ, रुपया गिर रहा है इस वजह से नहीं कि वो कमजोर हो गया, बल्कि इस वजह से क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी वादे नहीं करते हैं, तुकबंदियां करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, काला धन आया तो टैक्स नहीं देना होगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इतने झूठ बोले गए हैं कि 10 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की जनता ये समझे कि जब ये लच्छेदार भाषा में सरकार कोई वादा आपसे करे, कोई जुमला आपकी तरफ उछाले, तो पहले उसकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये भाषण पीआर एजेंसीज की तरफ से लिखे जाते हैं, जुमले भी वही उछालते हैं। इसलिए ये मत सोचने लगा कीजिए कि सरकार आपके बारे में फिक्रमंद है। सरकारों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और आपके दिमाग से खेलकर आपको उल्लू बनाने का है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं तो राम का नाम लेकर इधर गैस का दाम बढ़ा देंगे। जागरूक बनिए, हक के लिए लड़िए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर जरूर बताइए, और कमेंट्स बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को। अगर कोई बात कहनी है तो जरूर लिख दिया कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।